हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी और लेटेस्ट खबर आ रही है, जहां पर युद्ध के बीच भारत आना चाहते हैं यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की। एनएसए लेवल पर चल रही है बात। बताएंगे दोस्तों कब आने वाले हैं वो भारत, साथ ही साथ बताएंगे जहां पर भारत में जिस प्रकार से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का वार्म वेलकम किया गया दोस्तों, इसी बीच पाकिस्तान से बिगड़े बोल निकलकर सामने आए हैं। भारत को दुश्मन मुल्क बता दिया गया है दोस्तों। बताएंगे किसी और के द्वारा नहीं, बल्कि खुद पीसीबी चीफ के द्वारा बताया दोस्तों। सारी जानकारी आपको बताएंगे, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप भी अपने भारत देश का और भारतीय सेनाओं का दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो बात करते हैं पहली बड़ी खबर की, जहां युद्ध के बीच भारत आना चाहते हैं यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की। एनएसए लेवल पर चल रही है बातचीत। बताते रशिया के साथ जारी युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भारत आने की इच्छा जताई है। यूक्रेनी पक्ष का कहना है कि इस वर्ष के अंत में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की भारत की यात्रा कर सकते हैं, और इस संबंध में उन्होंने भारतीय पक्ष के साथ गहरी रुचि व्यक्त की है। इस प्रस्तावित यात्रा को लेकर चर्चा फिलहाल शुरुआती दौरे में है। अगर यह यात्रा सफल होती है तो ये एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि पिछले साल यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद यह किसी यूक्रेनी राष्ट्रपति की भारत की पहली यात्रा होगी। वायोन की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति जेलेंस्की की भारत यात्रा के मसले पर भारतीय पक्ष के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए स्तर पर सहित कई स्तरों पर चर्चाएं की गई हैं। इसके तहत यूक्रेन के राष्ट्रपति के कार्यालय के प्रमुख एंड्री यरमक और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल विचार विमर्श में लगे हुए हैं। बता दें कि भारत ने लगातार रशिया यूक्रेन संघर्ष को हल करने के प्राथमिक साधन के रूप में बातचीत और कूटनीति की वकालत की है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ लहजे में कहा है कि यह युद्ध का युग नहीं है। अब ऐसे में दोस्तों जेलेंस्की का भारत आना कहीं ना कहीं ये जरूर दर्शाता है कि वो अपनी वकालत करवाने पर भारत को प्रेशर डाल सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम मानते हैं आप कि रशिया के खिलाफ कभी भी भारत नहीं जा सकता, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। और मोदी है तो मुमकिन है कहना मत भूलिएगा। बात करते हैं और बड़ी खबर की तरफ, जहां पड़ोसी देश को कितना भी सम्मान दिलवा लो वो आपको दुश्मन मानेगा ही मानेगा, क्योंकि भारत जो तरक्की कर रहा है वो दुश्मन देश को बिल्कुल भी पच नहीं रहा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। दरअसल पीसीबी चीफ के बिगड़े बोल भारत को बताया दुश्मन मुल्क, वीडियो हो गया वायरल। बता दे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन जाका अशरफ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो भारत को दुश्मन मुल्क बोलते नजर आ रहे हैं। उनका ये वीडियो ऐसे वक्त पर सामने आया है जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम खेलने के लिए भारत आई हुई है। वर्ल्ड कप 2023 खेलने के लिए जो 5 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। खिलाड़ियों के लिए हुए नए कॉन्ट्रैक्ट पर बात करते हुए अशरफ भारत को दुश्मन मुल्क बोल देते हैं। वायरल वीडियो में अशरफ को ये कहते सुना जा सकता है कि प्यार और मोहब्बत से हमने अपने खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं। पाकिस्तान के इतिहास में इतने पैसे कभी नहीं मिले जितने मैंने उनको दिलवाए हैं, क्योंकि मेरा मकसद एक ही था कि हमारे जितने खिलाड़ी हैं उनका मनोबल ऊंचा होना चाहिए। जब ये दुश्मन मुल्क में या किसी भी जगह खेलने जाए जहां ये प्रतियोगिता हो रही है, इतने पर ही वीडियो खत्म हो जाता है। अशरफ के बयान की पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट फैंस के बीच खूब चर्चा हो रही है। टूर्नामेंट के मद्देनजर हैदराबाद में पाकिस्तानी खिलाड़ियों का अच्छी तरह स्वागत किया गया। कई पाकिस्तानी सोशल मीडिया यूजर्स भी अशरफ के इस बयान की काफी निंदा कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की टीम भारत में आई और उनका जिस प्रकार से वेलकम किया गया, जिस प्रकार से गर्म जोशी के साथ उनका स्वागत किया गया, ये इतिहास में पहली बार किसी का स्वागत किया गया होगा दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तानी टीमों का किसी अन्य देशों में इतने तरीके से स्वागत नहीं किया गया जितना भारत ने किया है। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चीफ जाका अशरफ ने इस प्रकार का भाषा का इस्तेमाल किया और भारत को दुश्मन बताया है। अगर आप भी मानते हैं इस बात का जवाब उनको मैच के वर्ल्ड कप में ही मिल जाएगा, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा और इंडिया विल विन जरूर कमेंट में लिखकर बताइएगा। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां 11 दिन में ही लाइन पर आ गया जस्टिन ट्रूडो। भारत की सख्ती का दिखा तगड़ा असर। जी हाँ दोस्तों, कहने लगा भारत बहुत बड़ी आर्थिक ताकत है, हम अच्छे रिश्ते चाहते हैं। बता दे कनाडा भारत के बीच जारी विवाद में भारत ने जैसों को तैसा नीति के तहत कनाडा को उसी की भाषा में जवाब दिया है। दुनिया भर में अपने बयान की वजह से थू थू करवा चुके ट्रूडो के सुर बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक ताजा बयान में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार की संलिप्तता के विश्वसनीय आरोपों के बावजूद कनाडा अभी भी भारत के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कनाडा स्थित नेशनल पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में भारत के बढ़ते प्रभाव की ओर इशारा करते हुए ट्रूडो ने कहा कि यह बेहद महत्वपूर्ण है कि कनाडा और उसके सहयोगी भारत के साथ जुड़े रहें। गुरुवार को मॉन्ट्रियल में एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए ट्रूडो ने कहा कि उन्हें लगता है कि यह बेहद महत्वपूर्ण है कि कनाडा और उसके सहयोगी विश्व मंच पर भारत के बढ़ते महत्व को देखते हुए उसके साथ रचनात्मक और गंभीरता से जुड़ते रहे। उन्होंने
संवाददाताओं से कहा कि भारत एक बढ़ती आर्थिक शक्ति और महत्वपूर्ण भू राजनीतिक खिलाड़ी है और जैसा कि हमने पिछले साल अपने इंडो पैसिफिक रणनीति प्रस्तुत की थी, हम भारत के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने को लेकर बहुत गंभीर हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में मोदी सरकार के सख्ती को देखते ही ट्रूडो की हालत खराब हुई दोस्तों, जिसके बाद अब भारत की जमकर तारीफ करने में लगे हैं और ट्रूडो को पता है कि हमारे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है कि हम भारत को दोषी साबित कर पाए। अब कैसे करके हमें इस बात को कवर करनी होगी और अपने इस ब्लेम को हटाना होगा और उसको हम डायरेक्ट नहीं हटा सकते, कहीं ना कहीं भारत की तारीफ करके, भारत को धीरे धीरे भारत के लिए अच्छी बातें करके ही हम उन चीजों को भुलवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों भारत अब वो पहले वाला भारत नहीं, ट्रूडो को बिल्कुल नहीं पता कि उसको सबूत तो पेश करना ही होगा वरना भारत छोड़ने वाला नहीं। जी हाँ दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय अवश्य दीजिएगा। क्या भारत को यूं ही छोड़ देना चाहिए दोस्तों या फिर ट्रूडो को अच्छे तरीके से लपेटना चाहिए ताकि अन्य देशों को भी सबक मिल सके और भारत के खिलाफ ही करने से पहले 100 बार कोई भी सोचे। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां चीन सीमा पर बन रही अदृश्य सड़क देख भी नहीं पाएगा ड्रैगन और पहुंच जाएंगे सैनिक। जी हाँ, भारत चीन के साथ विवादित वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए एक अदृश्य सड़क का निर्माण किया जा रहा है। इस सड़क की खास बात है कि यह चीनी सेना के लिए अवैध होगा। इस सड़क के जरिए अग्रिम पंक्ति को मजबूत करने के लिए सैनिकों, हथियारों और रसद की आवाजाही की जा सकेगी। इस खास योजना की कड़ी में भारत LAC स्थित अपने सबसे उत्तरी सैन्य अड्डे दौलत बेग ओल्डी यानी DBO तक एक महत्वपूर्ण सड़क परियोजना पूरा करने के करीब है। दारबुक से DBO की मौजूदा सड़क LAC के निकट होने के कारण अधिक असुरक्षित है, जबकि तैयार की जाने वाली नई सड़क नुब्रा घाटी में ससोमा से निकलती है। इस अदृश्य सड़क के जरिए सेना और उपकरणों की आवाजाही आसानी से की जा सकेगी। हालांकि 130 किलोमीटर लंबी इस सड़क के निर्माण में कई चुनौतियां शामिल है। दुर्गम स्थिति होने के चलते अनुभवी इंजीनियरों के लिए भी इसे तैयार करना कठिन होगा। बात करते हैं अगली खबर की, जहां पाकिस्तान के बलूचिस्तान में भयानक अटैक, हवा में उड़ गई 55 लाशें। पैगंबर मोहम्मद की जयंती मनाने जुटे हुए थे ये लोग। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में भीषण बम विस्फोट हुआ। इसकी चपेट में आकर 55 लोग मारे गए हैं और 50 से अधिक घायल हुए हैं। पैगंबर मोहम्मद की जयंती मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग एक मस्जिद के पास जुटे थे, तभी अटैक हुआ। धमाका इतना तेज था कि मृतकों के शवों के चीथड़े उड़ गए। चंद सेकंड पहले जहां उत्साह का माहौल था वो 55 लोगों की लाशें बिछ गई। घायल लोग चीखने चिल्लाने लगे। धमाके में एक DSP की भी मौत हो गई। DIG मुनीर अहमद ने बताया कि हमलावर ने DSP के वाहन के पास खुद को विस्फोट कर उड़ा लिया था। धमाके के बाद सामने आई तस्वीरों और वीडियो में कई खून से सनी लाशें और कटे हुए अंग बिखरे हुए दिखाई दिए। जी हाँ दोस्तों, और ऐसी खबरें ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई खबरें आ चुकी है जहां भारी मस्जिद में भीड़ के बीच फिदाइन हमले हुए हैं दोस्तों, अटैक हुआ है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि अफगानिस्तान से भी कई बार ऐसी खबरें आई हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां यूक्रेन युद्ध का खामियाजा भुगतेगी भारतीय नौसेना। रशिया देरी से देगा ब्रह्मोस से लैस महाविनाशक युद्ध पोत। बता दें, चीन के खतरे का सामना कर रही भारतीय नौसेना की तैयारियों को दोस्त रशिया से बड़ा झटका लगा है। रशिया और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध की वजह से भारत के नौसेना के अंदर 2 एडमिरल ग्रिगोरोविच क्लास के युद्ध पोतों को शामिल करने की योजना में 1 साल की देरी हो गई है। अब ये रूस निर्मित फ्रिगेट साल 2025 में भारतीय नौसेना को मिल पाएगा। ये दोनों ही गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट प्रोजेक्ट 1135.6 PBM के तहत रशिया के कालिनग्राड स्थित यांतर शिपयार्ड में बनाए जा रहे हैं। ये रूसी इलाका उत्तरी यूरोप में और बेलारूस के पास स्थित है। जी हाँ दोस्तों, वहीं बात करें अंतिम खबर की, जहां पर 2024 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ में नहीं होंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बिग ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं, विधि आयोग के सूत्रों का सबसे बड़ा दावा। जी हाँ, 2024 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ में नहीं होंगे। इस बात की जानकारी विधि आयोग के सूत्रों ने इंडिया टुडे को दी है। सूत्रों ने बताया है कि लॉ पैनल का मानना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवस्था लागू करना संभव नहीं होगा। हालांकि एक साथ चुनाव कराने को लेकर विधि आयोग की रिपोर्ट 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रकाशित होने की उम्मीद है। जी हाँ दोस्तों, सूत्रों ने कहा है कि रिपोर्ट देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान में संशोधन का सुझाव देगी। इसके अलावा ये विशेष रूप से लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव पर ध्यान केंद्रित करेगा। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल इस पर अब आपका क्या कहना है कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। क्या ये बेस्ट तरीका है या फिर दोनों चीजें एक साथ, दोनों चुनाव एक साथ होनी चाहिए थे? क्या कहते हैं आप लोग दोस्तों, बोलना मत भूलिएगा कमेंट के माध्यम से। बहरहाल ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? अगर जरा भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद, जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए
आप सभी का बहुत